बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब गवर्नर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटेरियंस और ख्वातीन हज़रात, बलूचिस्तान बाकी पाकिस्तान से पीछे रह गया और उसकी दो वजूहात। पहली कि जो फेडरल लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती थी उनको ज़रूरत नहीं थी बलूचिस्तान की वोट की। अगर पंजाब और सिंध या पंजाब और पख्तूनख्वा में अगर इतनी वोट्स पड़ जाएं तो वो गवर्नमेंट बन जाती थी। तो इसलिए बहुत कम फेडरल गवर्नमेंट्स ने बलूचिस्तान का सोचा। और दूसरी चीज़, और मुझे ये अफसोस से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी ज़्यादातर अपना सोचा बजाय बलूचिस्तान के अवाम का। और बदकिस्मती से ये सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, ज़्यादातर पाकिस्तान में हमारी पॉलिटिकल लोगों ने मुल्क से ज़्यादा अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाया। हमारे ऐसे भी वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने लंदन में ज़्यादा ट्रिप्स की अपने दौर में बजाय बलूचिस्तान की, और एक ऐसे भी सदर आए जिन्होंने 5 सालों में दुबई में ज़्यादा ट्रिप्स की, ज़्यादा दुबई गए बजाय बलूचिस्तान। तो इसलिए वो तवज्जो जो बलूचिस्तान को देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। मैं अपनी तरफ से आप सबको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं कि ये मैं यहाँ ना कोई पॉलिटिकल ट्रिप पे आया हूँ, ना वोट्स लेने आया हूँ। ये मेरा ईमान का हिस्सा है कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं करती जब तक वो अपने कमज़ोर तबके को साथ ऊपर नहीं लेके आती। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में ये मॉडल दिया था। दुनिया की तारीख़ की पहली फलाई रियासत वहाँ बनी थी। और फिर चाइना ने अभी साबित किया कि 30 सालों में जैसे जैसे उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, साथ साथ चाइना एक सुपर पावर बन गई। और ये भी कि चाइना की एक बहुत बड़ी वजह सीपैक की ये थी कि जो मगरबी चाइना पीछे रह गया था वो चाहते थे कि सीपैक के ज़रिए उसको कनेक्ट किया जाए समुंदर के साथ, ताकि वो तेज़ी से तरक्की करे। तो उनके जो लीडरशिप, चाइना की जो लीडरशिप, उस पर इतनी विजन थी इस चीज़ की समझने की कि कभी भी कोई मुल्क, कोई कौम आगे नहीं जा सकती जब एक छोटा सा तबका अमीर हो जाए और बाकी कौम पीछे रह जाए। कोई कौम ने ऐसे तरक्की नहीं किया। इसलिए हमारा मकसद बलूचिस्तान को ऊपर उठाने का सिर्फ ये नहीं कि यहाँ मैं आपके सामने प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दूँ और फिर जिस तरह माजी में होता रहा तालियां बजा के चला जाऊँ। ये फिर से मैं कहता हूँ मेरे ईमान का हिस्सा है कि क्योंकि बलूचिस्तान पीछे रह गया, हम सबसे ज़्यादा हम जोर लगाएंगे कि बलूचिस्तान को उठाएं पूरा और बाकी पाकिस्तान के साथ ऊपर लेके जाएं। एक मुल्क एक घर होता है, उसमें यह नहीं हो सकता कि एक घर के 2 बच्चे बड़े आगे बढ़ जाएं और 2 बच्चे बेचारे पीछे रह जाएं। घर सारा ऊपर इकट्ठा निकलता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक घर का बाप की तरह होता है। उसको ये देखना होता है कि सारे बच्चों को वो उसी तरह ऊपर लेके आए। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब के वज़ीर आला आज वो यहाँ हमारे साथ हैं। उन्होंने भी बलूचिस्तान के
یونیورسٹی اور ہاسپٹل میں انہوں نے بھی اپنی انویسٹمنٹ کی ہے. جو یہ اس طرح ہے کہ ایک بڑا بھائی کوشش کر رہا ہے اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرنے, اور یہ ہوتا ہے ملک ایسے اوپر جاتا ہے. یہ جو کئی دفعہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں بلوچستان کی محرومیوں کا اور ان کے اور مفادات ہوتے ہیں, وہ اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں انتشار پھیلانے کے لیے کیونکہ لوگوں کے اندر تاثر چلا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ بننے سے ہمارا کیا فائدہ. لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصہ بلوچستان کا بننے سے انشاءاللہ اس وقت آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوگا. سب سے پہلے کنیکٹیوٹی آپ کی چائنا کے ساتھ ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو ملک سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے وہ ہے چائنا, جس سے ساری اس وقت اور ملک ڈرے ہوئے ہیں, ان کو خوف آ رہا ہے اس کے پروگریس سے. وہ اس لیے کہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ چائنا چند سالوں میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ جائے گا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس سے کنیکٹڈ ہیں, اور بلوچستان کی خوش قسمت اس لیے کہ آپ کے پاس گوادر ہے, اور گوادر کنیکٹ ہو جائے گا چائنا کے ساتھ. اور جو چائنا کی ٹریڈ ہے, آپ یہ ذرا ذہن میں ڈالیں کہ 2000 ارب ڈالر چائنا کی ٹریڈ ہے, 2000 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے 25 ارب ڈالر ہے. تو وہ ہر مفاد سے بالاتر ہو کر بلوچستان کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. بلوچستان کو ماضی میں توجہ نہیں دی گئی. پسماندگی کی وجہ ماضی کے حکمران ہیں. کمزور طبقے کو اوپر لائے بنا کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں بھی اسی اصول کے تحت کام کیا گیا. چین نے بھی 30 سال میں کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکال کر ہی ترقی کی. بہترین پالیسیوں کے باعث چین ایک بڑی معیشت بنا ہے. اور یہ میں اس ٹائم پہ آپ کے سامنے یہ پروجیکٹس لے کے آ رہا ہوں جب کہ ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے کرونا وائرس کا. کرونا وائرس سے ساتھ والا ہندوستان کے آج حالات دیکھیں کہ ان کی 30 سالہ تاریخ میں سب سے برے حالات ہیں معیشت کے. جو ریسیشن آئی ہوئی ہے آج ہندوستان میں, ان کی 73 سالہ تاریخ میں سب سے بری طرح معیشت متاثر ہوئی ہے. وہ بھی کرونا کی وجہ سے ہوئی ہے. پاکستان پہلے بڑے مشکل حالات میں تھا. حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا ہمارے اوپر, اور ان مشکل حالات کے اندر نکل ہی رہے تھے تو کرونا آ گئی. لیکن اللہ کا آج خاص کرم ہے. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح آج پاکستان کرونا سے نکلا ہے, کوئی بھی بر صغیر میں ملک اس طرح کرونا سے نہیں نکلا جس طرح پاکستان نکلا ہے. یہ میں اپنی قوم کو آج ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آنے والے دنوں میں بہت احتیاط کرنی پڑے گی, کیونکہ دوسرا راؤنڈ آ رہا ہے اب کرونا کا. پھر سے کیسز بڑھ رہے ہیں. تو میں پھر سے اپنی قوم کو آج اس پلیٹ فارم میں بھی کہوں گا کہ ہمیں احتیاط, SOPs اور خاص طور پہ فیس ماسک پہننے چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ کرونا کی وجہ سے 900 ارب روپیہ کم پیسہ اکٹھا ہوا. ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ تھا وہ بالکل ٹھیک جا رہا تھا. جب کرونا آئی تو جب سارا ہم نے بند کر دیا ملک 3 مہینے کے لیے, اس میں ہمیں جو تقریباً 900 ارب روپیہ ہماری ٹیکس کلیکشن کم ہوئی. اس کے باوجود آج ہم آ کے وہ پیکج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ جو کہ کوئی اور میں چیلنج کر
900 अरब कम टैक्स कलेक्शन के बावजूद बलूचिस्तान के पसमानदा इलाकों के लिए तरक्याती पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है। गुज़श्ता 73 साल में हिंदुस्तान की मईशत सबसे ज़्यादा मुतासर हुई। पाकिस्तान को भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लेकिन बफज़ल खुदा हमने सूरत हाल का मुकाबला किया और पाकिस्तान में दुनिया के बहुत से ममालिक की निस्बत सूरत हाल बहुत बेहतर है, माशी लिहाज से भी और कोरोना वबा से निमटने के हवाले से भी। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस तकरीब से खिताब करते हुए मज़ीद कहना था कि कोरोना वबा से बचने के लिए हमें SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा ताकि हम ज़िंदगी के मामूलात को जारी रख सकें, लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा हों और पाकिस्तान माशी एतबार से भी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त तुर्बत में अमायदीन में मौजूद हैं, तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि बलूचिस्तान को माजी में तवज्जो नहीं दी गई। पसमानदगी की बड़ी वजह माजी के हुक्मरान हैं जिन्होंने बलूचिस्तान के इन इलाकों को नज़रअंदाज किया। कमज़ोर तबके को ऊपर लाए बिना कोई भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया की पहली फलाही रियासत मदीना भी इसी उसूल के तहत काम कर रही थी। चीन ने भी 30 साल में करोड़ों लोगों को सबसे पहले गुर्बत से निकाला और फिर तरक्की की मनाजिल तय की। बेहतरीन पॉलिसियों के बायस आज हम देख सकते हैं कि चाइना एक बड़ी माशी क़ुव्वत बनकर दुनिया के सामने आया है। हर मफाद से बालातर होकर हम यहाँ पर मौजूद हैं और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरक्की हमारी हुकूमत का नस्ब-उल-ऐन है और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के तमाम पसमानदा इलाकों में यकसां तरक्की का अमल वक़ूफ़ पज़ीर हो और तालीम और सेहत की सहूलतों पर हम ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है और कोरोना सूरत हाल में ऑनलाइन तालीम के निज़ाम को भी तरवीज मिली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की उन्होंने यहाँ पर हौसला अफजाई की और उनका यह कहना था कि उनके वजह से बलूचिस्तान के तलबा को 5 लाख लोगों तक इंशाल्लाह वो इंटरनेट पहुंच जाएगा और ये जो 4G लेके आ रहे हैं, ये ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सब समझते हैं कि ये जो एक नया इनकलाब आ रहा है दुनिया में, पाकिस्तान के पास एक नौजवान आबादी है, वो इस नई जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका जो पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी था कि हम ये इंटरनेट फैसिलिटीज़ यहाँ बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के अंदर लेके आएँ। और मैं अब सबको ये भी पूरी तरह यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जो कोशिश है अपने वो जो गरीब घराने या तनख्वाहदार तबका जिनके पास पैसे नहीं है घर बनाने के लिए, अब हम वो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वो इंशाल्लाह यहाँ भी लेके आ रहे हैं बलूचिस्तान में, कि जो पैसे अगर आपके पास कैश, यहाँ तो अभी इस वक्त कैश है तो आप घर ले सकते हैं। हम जो स्कीम लेके आ रहे हैं 5 मरले की, उसमें 5% इंटरेस्ट के ऊपर 5% इंटरेस्ट के ऊपर जो भी घर बनाना चाहता है उसको 5% इंटरेस्ट के ऊपर, चाहे इंटरेस्ट ऊपर भी चला जाए, लेकिन हमने उनको 5% पे देना है कि वो किस्तें दे के अपना 10 साल 15 साल की किस्तें दे के अपना घर ले सकते हैं। यानी कि वो जो किराए पे पैसे खर्च करते हैं उसी किराए की बजाय किस्तें दे के अपना घर बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में आ रहा है। ये सब चीज़ें ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही हैं। जिस तरह मैंने कहा, एहसास प्रोग्राम में कभी पाकिस्तान में 200 अरब रुपया सिर्फ, जिसको पॉवर्टी एलिवेशन कहते हैं, गुर्बत कम करने के लिए, कभी पाकिस्तान में इतना पैसा खर्च नहीं किया गया उस वक्त जब माशी हालात हमारे बुरे हैं। जो मैं आगे देख रहा हूँ, जिस तरह हमारी माईशत उठ रही है, जिस तरह हमने अपने खसारे कम किए हैं, बैरूनी खसारा वो 17 साल के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान जो डेफिसिट में जा रहा था, 17 साल के बाद एक क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान सरप्लस में गया, यानी इजाफा हो गया हमारा। ये एक बहुत बड़ी हमारी गवर्नमेंट की अचीवमेंट है, क्योंकि जब तक आपकी आमदनी और ख़र्चे के अंदर खसारा रहता है वो मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ज़े लेने पड़ते हैं। तो ये हुकूमत ने, और दूसरी मैं आपको चीज़ बताऊं कि ये पिछले 4 महीने में
پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان نے کوئی قرضہ پچھلے 4 مہینے میں نہیں لیا. یہ بھی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے سیمنٹ ہمارا ریکارڈ سیمنٹ بک رہا ہے کیونکہ ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دی ہے. کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو چکی ہے پاکستان میں. ریکارڈ سیمنٹ کی سیلز ہیں. سریا بکنا شروع ہو گیا کیونکہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. گاڑیاں وہ بکنی شروع کی. موٹر سائیکل جو کہ بالکل ساری اکانومی بیٹھی ہوئی تھی, جو آج ہندوستان میں حال ہے, اکانومی بیٹھی ہوئی. ہماری اللہ کا شکر ہے کرونا کے باوجود آج اٹھ رہی ہے اوپر. اور سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ایشیا میں سب سے بہترین پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ہے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ نے ہمارے پہ کرم کیا, ہماری پالیسیز کامیاب ہوئی اور آج ہمارا ملک اوپر جا رہا ہے. اور جیسے جیسے ہمارے پاس آمدنی بڑھتی جائے گی, پیسہ آتا جائے گا,